तो हम हैं यूनाइटेड नेशंस की यात्रा पर। यूनाइटेड नेशंस की यात्रा पर क्यों हैं? क्योंकि असल में वर्तमान समय पर यमन देश, जिसकी राजधानी है सना, उस देश के अंदर रहने वाले लोगों ने यूएनएचआरसी के ऊपर ब्लेम लगाया है कि आपको कतई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मर रहे हैं, आपको अपनी पॉलिटिक्स चलानी है। ऐसा कहा है यमन के अंदर रहने वाले मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने। मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि यमन के संकट सिद्ध तो हुए नहीं, लेकिन पूरी तरह से यूएन ने उसे नकार रखा है। हाल ही में यूएन के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि यमन में अब शांति है, जबकि वहां के रहने वाले लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन पेपर ही केवल आप इस बात को कह रहे हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं है। क्या है यमन विवाद? आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में क्या घटनाएं घटी हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। तो किस देश के मानव अधिकार अधिवक्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों पर आंख मूंदने का आरोप लगाया है? यमन के लोगों ने कहा है। यमन ने कहा है यूएन के बारे में कि जो यूएन है वो पूरी तरह से आंख मूंदा हुआ है यमन की घटनाओं को लेकर के। क्या है यमन की घटनाएं? आइए मैं बताता हूं। क्यों बताता हूं, पहले यह जान लीजिए। क्योंकि साथियों, हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि यमन की जो वार है वो खत्म हो चुकी है और हम खत्म होने के कारण यहां पर जांच करने के लिए कि कारण कौन था, यानी युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन था, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कौन था, उसके बारे में जांच करना बंद कर रहे हैं। यानी कि वॉर क्राइम के बारे में इंक्वायरी का चैप्टर ही क्लोज कर दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। क्या हुआ था इतिहास में वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि यमन कहां है, क्या विवाद है और किस प्रकार से हमारे लिए ये जानना जरूरी है। बात यूनाइटेड नेशंस और यूएनएचआरसी की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यमन भी मैप पर दिखा देता हूं। साथियों, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो भारत के अरब सागर के नजदीक लगा हुआ देश आपको जो दिखाई पड़ता है दैट इज यमन। यह आपको यहां पर दिखाई पड़ जाएगा। यमन भारत से अगर हम देखें तो अरब सी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके दक्षिण में गल्फ ऑफ आदेन है। गल्फ ऑफ आदेन से अगर हम लाल सागर की तरफ चढ़ें तो यहां पर आपको दिखाई पड़ता है बाबे मंडल स्ट्रेट। और इस प्रकार से आप इसे नोटिस कर सकते हैं कि यमन दुनिया के नक्शे में लाल सागर और अरब सागर और आदेन की खाड़ी से जुड़ा हुआ देश है। बहुत बड़ी कोस्टल लाइन साझा करता है। अगर हम इस देश को देखें तो इस देश के अंदर नक्शे पर तो इसकी भूमिका समझ में आती है, लेकिन रियल में इस देश के अंदर बहुत प्रकार की आंतरिक अशांति चल रही है। इसकी आंतरिक अशांतियों में यमन का यदि ये नक्शा हम देखें तो इस नक्शे में आपको कुछ बातें आसानी से पता चल जाएंगी, और वो ये हैं कि यहां पर जो डार्क स्थान आपको दिखाया गया है वो स्थान सामान्यतया वो स्थान है जहां पर वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध रहता है। यानी यमन के अंदर लड़ाइयां रहती हैं दो पर्टिकुलर संगठनों के बीच में। साथियों, इन दोनों पर्टिकुलर संगठनों को क्या नाम दिया गया है मैंने कई बार क्लास में बताया भी है और आज फिर से बता रहा हूं। इनमें से एक संगठन को कहा जाता है हूती और एक संगठन को कहा जाता है हदी। साथियों, जो हूती और हदी हैं, हूतिये और हदिये जो हैं, ये आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। यमन के अंदर दो आतंकी संगठन हैं। असल में आतंकी संगठन कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यमन की सरकार में इनमें से एक संगठन हमेशा रहता है। यानी सरकार जो है उसमें या तो हूतिये रहते हैं या हदिये रहते हैं, रहते दोनों में से एक हैं, तो सरकार इनको आतंकी बोल नहीं पाती हैं। आइए तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूं। साथियों, ये जो हूतिये हैं इनको समर्थन दिया जाता है ईरान के द्वारा। इनको समर्थन प्राप्त है ईरान का। अब आप कारण पूछेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो हूतिये हैं ये असल में शिया मुसलमान हैं, और दूसरी तरफ अगर हम चलें तो दूसरी तरफ हदिये हैं, इनको समर्थन प्राप्त है सऊदी अरब का। किसका समर्थन प्राप्त है? सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब के समर्थन से हदिये काम करते हैं। वर्तमान में जो यमन के अंदर, मतलब यमन के अंदर जो सरकार है वो हदियों की है, और जो हूतिये हैं वो यहां पर इनका विरोध कर रहे होते हैं। तो ये जो हदी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये वर्तमान की सत्ता में काबिज हैं। मेजॉरिटी ऑफ यमन, यानी कि यहां की जो बहुसंख्यक जाति है वो हदी हैं। और हदी कौन है? तो वो सुन्नी मुसलमान हैं। अब यहां की मेजॉरिटी में सुन्नी है
और यहां की माइनॉरिटी में हूतीये हैं। इन दोनों के बीच में यहां पर बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है। और लड़ाई किस बात की है? तो कई बार कहना यह कि ये आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि धार्मिक लड़ाई है, इससे सरकारें भी बचती हैं। सरकारें कहती हैं कि ये सत्ता की लड़ाई है बजाय धर्म की लड़ाई के। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्तमान में सरकार में सुन्नियों की सरकार है, यानी कि हदियों की सरकार है। वहीं पर जो अपोजिशन है वो हूतियों का है। अपोजिशन के नाम पर ये लोग गोले चलाते हैं। मतलब इनको अगर एक दूसरे से विरोध करना है तो ये नारा प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन नहीं करते, ये अपने द्वारा गोले चलाते हैं। तो हदी अथवा हूती जब भी अपनी मांगे मनवाने वाले होते हैं तो ये गोले दागते हैं। गोलों के लिए पैसा कहां से आए? खुद के पास तो है नहीं, तो पड़ोसी मुल्क इन्हें पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में शियाओं का मसीहा अगर कोई बनता है तो वो है ईरान, और सुन्नियों का मसीहा अगर कोई बनता है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के द्वारा समर्थित सरकार ही वर्तमान में यमन की सरकार है। साथियों, इन हूतियों ने इतनी हदें कर दी थी कि सुन्नियों को परेशान करने के लिए इन्होंने यमन में आक्रमण तो बंद कर दिए, ये लोग सऊदी अरब के अरामको पर जाकर हमला करने लग गए थे। अरामको क्या है? सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए वर्ल्ड में नंबर 1 मानी जाती है। तो इन हूतियों ने अपना जो सारा की सारा ध्यान है वो सऊदी अरब पर ट्रांसफर कर दिया था कि बेटा हदियों को क्यों मारना, हम तुम्हारे ऊपर आएंगे क्योंकि तुम इन्हें अपनी तरफ से समर्थन दे रहे हो। तो हूतियों की इस हरकत से सऊदी अरब बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अरामको के ऊपर ड्रोन से हमले होने लग गए, सऊदी अरब के अंदर हमले होने लग गए, आतंकी हमले होने लग गए। इस घटना को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 2 महीने पुरानी बात है कि अरामको पर हमला हुआ था, और मैंने अपनी क्लास में एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से उसे कवर भी किया था। वर्तमान परिस्थिति क्या है साथियों? सितंबर मंथ के एंड में सऊदी अरब ने इन हूतियों से कहा कि हम आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं। मित्रता का मतलब हुआ संघर्ष विराम करना चाहते हैं। देखिए, जब तक सऊदी अरब इनके क्षेत्र में आग लगा रहा था तब तक कोई बड़ी चिंता की बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही सऊदी अरब के खुद के घर में गोले फेंकने लगे, सऊदी अरब ने इनके साथ भी शांति वार्ता करना शुरू कर दिया, और शांति वार्ता को संघर्ष विराम नाम दिया गया। यह संघर्ष विराम जैसे ही अनाउंस हुआ, यूएन को जिसके पास में ऑलरेडी मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने यह शिकायतें भेजी हुई थी कि यमन के अंदर आंतरिक अशांति पैदा करने वाला देश सऊदी अरब है। यूनाइटेड नेशंस को यहां के लोगों ने अपने द्वारा शिकायतें की हुई थी। यूएन ने भी तुरंत इस संघर्ष विराम की वाहवाही कर दी और कहा कि यमन में अब शांति है। आप जो न्यूज पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक बार के लिए आप इधर देख लीजिएगा। ए मेजर सेटबैक, यूएन एंड यमन वार क्राइम प्रोब, यानी जांच ही बंद कर दी कि यमन में गुनहगार कौन था, और यूएन ने कहा सब शांति है। क्यों? क्योंकि हूतिये और हदिये आपस में शांत हो गए हैं। वास्तविकता में यहां के लोगों का कहना है, उन्होंने क्या कहा है? यूएन के ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोग हमारी बातों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। यमन में संकट जस के तस हैं, वैसे ही बरकरार हैं, केवल ऑन पेपर शांति स्थापित करने की बातें की गई हैं। यह था साथियों यमन संकट। उम्मीद है आपको यमन संकट भी समझ में आया होगा, और आपको यह भी समझ में आया होगा कि यमन के अंदर किस प्रकार से सऊदी अरब का रोल है और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर यह बात समझ में आई हो तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। करने के लिए क्या करना है? रेफरल कोड अंकित 10 यूज करना है। जो भी फीस होगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। उस कैटेगरी में चलने वाली सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। है कि यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी लेफ्टिनेंट बनने का सपना देख रहा है तो उसके लिए अनअकैडमी के द्वारा कोर्सेज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कोर्सेज में जो ऑफर चल रहा है वो ये है कि यदि आपने एनडीए का सब्सक्रिप्शन लिया तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। नंबर 1, यदि आपने एनडीए का सब्सक्रिप्शन लिया तो आपने सिलेक्शन पा लिया और उसके बाद एसएसबी की तैयारी करनी है, तो वो भी अनअकैडमी आपको करवाएगी, और उसको आपको 12 महीने तक एसएसबी की तैयारी आप कभी भी कर सकते हैं। वो भी चीज आपको इसमें उपलब्ध करवाई जा रही है। 6 से लेकर 14 के बीच में ये ऑफर आपको दिया जा रहा है। वहीं यदि आप में से कोई सीडीएस, एफकेट या सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ में 6 महीने के साथ 1 महीने की एक्सटेंडेड और 24 महीने के साथ 4 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी दी जा रही है।
14 तारीख तक आप ये ऑफर ले सकते हैं, जिसमें अगेन अगर आप CDS, FCAT या फिर CAPF का एग्जाम पास करते हैं तो आपको 12 महीने तक SSB की तैयारी के लिए भी एक्सटेंडेड चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फीस कितना है, कितने में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, आप इधर देख लीजिए। 12 मंथ की फीस है 9600, 24 मंथ्स की फीस है 14,080 रुपीज। यदि आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो इमीडिएटली 10% का डिस्काउंट आपको यहां पर प्राप्त हो जाता है। एनडीए हो या सीडीएस के अंदर फीस है 14,000 24 महीने की, और एनडीए के अंदर 24 महीने की फीस है 10,000 रुपए। इनमें से अगर आप चाहते हैं तो आप इसे इजी EMI ऑप्शन पर भी यूज कर सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट। यदि आप SSC कैटेगरी में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे द्वारा नया बैच तो लॉन्च हो ही रखा है, आप उसे यूज कर सकते हैं। ये फाउंडेशन बैच है SSC के सभी एग्जाम्स के लिए, जिसमें मेरे द्वारा जीके पढ़ाई जा रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी अन्य टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी के अब सभी कोर्सेज में आपको टीचर से डाउट पूछने की फैसिलिटी दे दी गई है। आप टीचर के साथ संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ये सारी चीजें अनअकैडमी के पास में इस समय आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।